The student of 8th class, good morning. I am Sunil sir going to teach you the history chapter 1 पेज नंबर 2 and 3। बच्चों हम लोग ये हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हिस्ट्री वाई व्हेन एंड हाउ द मॉडर्न हिस्ट्री and what is history. But here we now study about revolutions, one Kranti, in which there are different events that industrial revolutions, कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज एन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन दैट स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन 1750। यह औद्योगिक क्रांति। तो पहला ये हम जानेंगे कि यह रेवोल्यूशन क्या है, व्हाट इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स एक होता है क्रांति और दूसरा होता है परिवर्तन। तो फिर यहाँ पर रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति नहीं है, यह परिवर्तन है, यह परिवर्तन है। और वह परिवर्तन क्या है, यह एक ना इंडस्ट्रियल परिवर्तन है, यह औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन है जो कि डोमेस्टिक वर्क के स्थान पर, जो हम लोग पहले एंसेंट काल में वर्ल्ड में डोमेस्टिक वर्क ना हैंडमेड सामान बनाते थे, उसके स्थान पर मशीन आ गया और जिस मशीन से ना लार्ज स्केल पर चीप एंड बेस्ट प्रोडक्शन होने लगा है। इट मीन्स हियर आई वांट टू क्लियर हियर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज एन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन दैट स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन 1750। यह एक औद्योगिक क्रांति है जो कि इंग्लैंड के 18वीं सेंचुरी के मध्य में यानी अबाउट 1750 से स्टार्ट हुआ। तो क्या व्हाट इज ये, क्या ये मीन्स प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शंस of goods in machine and in industries in the place of technique of domestic the hand process in which large scale of production started in factory at cost of cheap and best। ये क्या है, यह डोमेस्टिक जो वर्क हमारा है, हैंडमेड वर्क है, उसका स्थान पर इंडस्ट्रीज पड़े बैठने हैं। और यह इंग्लैंड में 1750 में स्टार्ट हुआ। कोई सही दिखा, लेकिन ऐसे ही कहा जाता है कि यह 18वीं सेंचुरी के मिड में यानी 1750 से इंग्लैंड में ही शुरू हुआ। इंग्लैंड में उस समय इन्वेंशंस काफ़ी हुआ, मशीन का बड़ी बड़ी मशीन लगी, औद्योगिक के इंडस्ट्रीज लगे और इंग्लैंड से पूरे यूरोप में फैला और पूरे वर्ल्ड में फैला, जिसका प्रभाव भारत पर ही पड़ा। इसमें क्या होता है, ये जब वो डोमेस्टिक जो वर्क हम हाथों से टूल से करते थे, उसका स्थान पर इंग्लैंड में बड़े बड़े मशीन बैठना शुरू हो गया। कपड़े का मिल, फूड प्रोसेस, जितना सारा चीज़ है जो ना हाथ से बुनाई करते थे, हैंडमेड था, उस स्थान पर बड़े बड़े फैक्ट्री लगे, मिल्स बैठ गए। दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। हियर वी स्टडी अबाउट मीन्स मोस्ट ऑफ सेम प्रोडक्शन फास्टर एंड अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। बहुत तेजी के साथ हुआ। जहाँ हम लोग ना हाथों से काम करते थे, अधिक समय लगता था, पैसे की बर्बादी होती, अधिक लोग काम करते थे। अब क्या आ गया, मशीन आ गया। मशीन से क्या हुआ, चीप एंड बेस्ट एंड फास्ट गति से काम सुलभ होना गया। हियर मीन्स हियर आई वांट टू क्लियर हियर एट द डिमांड फॉर मोर प्रोडक्ट्स ग्रीव द ओल्ड डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ आर्टिसंस वर्किंग एट द होम विथ सिंपल टूल्स वाज रिप्लेस्ड बाय द फैक्ट्री सिस्टम। बात वही है कि हाथ के स्थान पर बड़े मैट्रिक्स बैठे और काम स्टार्ट हुआ। और इसका ये अब देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या हो गया। यह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, और क्यों स्टार्ट हुआ कि इंग्लैंड में उस समय बहुत सारे इन्वेंशंस हुआ, बड़े बड़े मशीन लगे, उसका प्रभाव यूरोप में फैला, यूरोप के बाद पूरे वर्ल्ड में इसका फैल गया। तो इसका भाई रिजल्ट क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द ग्रोथ ऑफ कॉलोनिज्म। ये उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। कैसे दिया, तो फैक्ट्री नीड्स रॉ मटेरियल्स एट चीप रेट एंड गुड मार्केट फॉर सेलिंग गुड इन द हाई कॉस्ट। जब इंडस्ट्रीज बैठ गए तो उस इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स, कच्चा सामान कहाँ से आएगा और वह चीप एंड बेस्ट कहाँ से मिलेगा। और जब उसका प्रोडक्शन आउटपुट होगा तो उसके लिए हम कौन सा मार्केट में अधिक बेचेंगे हम। उसमें क्या हुआ, इना कॉलोनियल सिस्टम शुरू हो गया। यूरोपियंस कंट्री ने, ब्रिटिशर्स ने, फ्रेंच ने, पुर्तगीज ने एक नया इन्वेंशन शुरू हो गया। एक नए क्षेत्र की तलाश हुआ, उपनिवेशवाद, कि कहाँ किस कंट्री में ज़्यादा रॉ मटेरियल्स है और मेरा सामान अधिक बैठा है। दैट इज कॉल्ड कॉलोनिज्म। और वही कॉलोनी जो स्टार्ट हुआ वह इंडिया में भी शुरू हो गया
डिफरेंट कंट्री में, और ख़ास करके अफ्रीका और एशिया में काफ़ी फैला हुआ। उस समय अफ्रीका और एशिया में, इंडिया में भी काफ़ी रॉ मटेरियल्स था और एक अच्छा सा मार्केट था। उस मार्केट में सेलिंग प्रोडक्ट हो। हियर यू वांट टू क्लियर हियर द फैक्ट्री नीड्स रॉ मटेरियल्स एट चीप रेट एंड गुड मार्केट फॉर सेलिंग इन द हाई प्राइसेज। कोई सोचता है कि भाई मेरा सामान कहाँ अधिक रेट पर बेचे। सर द अनडेवलप्ड कंट्री, तब देखा गया कि भाई कौन सा अनडेवलप्ड कंट्री है, कहाँ सामान सस्ता मिले, कहाँ सामान बिके। इन द रेस ऑफ सर्चिंग रॉ मटेरियल्स फॉर मार्केट एंड सेलिंग गुड इन द हाई कॉस्ट मेड कंपटीशन अमॉन्ग द यूरोपियन कंट्रीज के बीच में अब यह एक प्रतियोगिता शुरू रही कि वह कैसे किसी देश को, जो देश जहाँ पर कच्चा सामान उत्पादन हो रहा है, उसको कैसे कैप्चर किया जाए, उसके रॉ मटेरियल्स को कैप्चर किया जाए और फिर कैसे उसका आउटपुट हम बेचें वहाँ पर। इस तरह से ये कॉलोनियल सिस्टम में स्टार्ट हो गया। इंडिया में भी एक नए युग की तलाश हुई और 1498 में पुर्तगीज़ों ने इंडिया की तलाश किया। हमारे यहाँ पुर्तगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश हमारे यहाँ आए। इस तरह से एक उपनिवेशवाद शुरू हो गया, एक कॉलोनियल सिस्टम शुरू हो गया अपने रॉ मटेरियल्स के लिए और मार्केट के लिए। हियर बी न स्टडी इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, पेज नंबर 3। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेशनलिज्म क्या है। ये पेज नंबर 3 में दिया हुआ है। तो ये हम बता चुके कि इस रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम लोग पढ़े हैं कि यह इंडस्ट्रियल क्षेत्र में परिवर्तन कैसे हुआ। तो हम बता चुके हैं कि रेवोल्यूशन का मतलब एक क्रांति होता है, दूसरा परिवर्तन होता है। यहाँ पर क्या है, अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेशनलिज्म, यह क्रांति होता है। तो ये रेवोल्यूशन क्यों होता है? रेवोल्यूशन फॉर बेसिक राइट्स, रेवोल्यूशन फॉर फ्रीडम, रेवोल्यूशन फॉर इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। किसी डिपार्टमेंट में, किसी देश में किसी के खिलाफ अगर क्रांति हो रही है, रेवोल्यूशन हो रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध। डिक्टेटरशिप ऑफ मोनार्क, राजा के तानाशाही के खिलाफ, उसका बेस क्या होता है? तो रेवोल्यूशन फॉर बेसिक राइट्स, उसमें क्या होता है? ये इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, दैट ए किंग शुड नॉट रूल ओवर। तो अगर राजा किसी के खिलाफ भेदभाव कर रहा है तो रेवोल्यूशन होगा वो। अगर उपनिवेश के बाद कोई कॉलोनी कोई है तो लोग वह फ्रीडम के लिए रेवोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे द अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज हेल्ड इन 1776 फॉर फ्रीडम। अभी अमेरिकन जो रेवोल्यूशन हुआ 1776 में, यह भाई किसके खिलाफ हुआ? तो यह ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्रिटिशर ने वहाँ पर 14 स्टेट्स को अपने कब्जे में यानी कॉलोनी बसा दिया था। उस कॉलोनी में काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन था वो अमेरिकन के साथ में, जिसमें उसका एक फ्रीडम भी आता है। तो उस एक्सप्लॉइटेशन से खिलाफ, ब्रिटिश कॉलोनी के खिलाफ 1776 में अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ, काफ़ी फाइट हुआ और फिर से यह 14 अमेरिकन स्टेट्स थे उसको फ्री किया गया अगेंस्ट कॉलोनियल सिस्टम ऑफ लोंग इन विच अंडर 14 कॉलोनी अंडर ब्रिटिश। बताया था 14 जो कॉलोनी थे या स्टेट्स ब्रिटिश अंदर में थे। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज हेल्ड इन 1789, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। से हियर आई वांट टू क्लियर हियर द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच वाज नॉट अफेक्ट द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच बट ऑल्सो यूरोप एंड होल वर्ल्ड। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ, इसका प्रभाव सिर्फ फ्रांस में नहीं, यूरोप में नहीं, पूरे वर्ल्ड में भला। और ये बताए कि रेवोल्यूशन क्यों होता है और क्या टेक्निक उसका है, इसने पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया। इसके पहले अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ था 1776 में। उसका उद्देश्य क्या था कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू करने के लिए। लेकिन फ्रांस में जो क्रांति हुई उसने एक नया अध्याय जोड़ा, एक नए पॉइंट डील किया। और उसमें क्या था? अगेंस्ट फ्यूडल सिस्टम ऑफ किंग लुइस 16। या फ्रांस में जो यह क्रांति हुई थी, यह लुइस 16 के खिलाफ। ही वाज डिक्टेटर, वह राजा के तानाशाही के खिलाफ, जो कि लुई 14 से स्टार्ट हुआ और 16 में आया।
वहाँ का राजा बहुत डिक्टेटर था, वो तनाशाह था, लोगों को बेसिक राइट्स नहीं था, वहाँ पर भेदभाव था। इस तरह से उसका थीम क्या था? द थीम ऑफ बोथ मूवमेंट वेयर फॉर लिबर्टी, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ, इक्वलिटी समानता के लिए, एंड फ्रैटर्निटी और भाईचारा के लिए। ये 3 पॉइंट मेन उद्देश्य है जो कि यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकला, यूरोप में फैला, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में फैला कि भाई रिवॉल्यूशन किस लिए होता है? तो यह स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए और भाईचारा के लिए। द रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ मेनी कंट्री टू रिबेल अगेंस्ट डोमिनियन एंड एक्सप्लॉयटेशंस। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। किसके खिलाफ? यह तानाशाही के खिलाफ। ग्रोथ ऑफ अनदर पावरफुल मूवमेंट एंड सेंचुरीज, यूरोप में 19वीं सेंचुरी में यह जो काफ़ी प्रभावित किया। द पीपुल में कंट्रीज रिबेल अगेंस्ट डोमिनियन एंड एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ राजा के, एंड फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ एंड डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता और ये लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ, फ्रेंच में प्रभावित किया। अब यहाँ पर हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं द चेंज द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपुल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये दोनों जो रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन एंड फ्रेंच, इसने पूरे वर्ल्ड के लोगों का लाइफ चेंज किया। दिस रिवॉल्यूशन लेड द ग्रोथ ऑफ अनदर पावरफुल मूवमेंट इन 17th सेंचुरी इन यूरोप। या 19वीं सेंचुरी के यूरोप में और पूरे विश्व को यह प्रभावित किया, यह 2 रिवॉल्यूशन जिसमें फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशन था, इसका प्रभाव पड़ा है। थर्ड पॉइंट वी ना स्टडी अबाउट द नेशनलिज्म, यह राष्ट्रवाद क्या, व्हाट इज नेशनल, राष्ट्रवाद क्या है? नेशनलिज्म इन ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, द फिल्म इज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, प्राइड एंड लॉयल्टी दैट पीपुल हैव फॉर देयर कंट्री। यह राष्ट्रवाद क्या है? यह स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, प्राइड एंड लॉयल्टी फॉर कंट्री, अपने देश के प्रति प्यार करना, समर्पण करना, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसके कल्चर को डेवलप करना, हेरिटेज को, संप्रदा को बचाए रखना, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद है ये। भारत हो, वर्ल्ड का कोई भी देश हो, यह प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि अपने देश के प्रति प्यार करे, उसकी सम्मान करे, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखें, उसके संस्कृति को बढ़ावा दें और उसके हेरिटेज जो है, संप्रदा जो है, उसको बनाए रखना, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। मीन्स आल्सो प्रोटेक्ट, डेवलप यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री एंड हेरिटेज आल्सो कल्चर्स। इस तरह से एक नेशनलिज्म यूरोप में स्टार्ट हुआ, नेशनलिज्म में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ, यूरोपियन कंट्री में स्टार्ट हुआ, पूरे वर्ल्ड फैला और इंडिया में फैला। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर में पेज नंबर 3 में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम लोग 8th क्लास में कुछ और रिसोर्सेज बाकी स्टडी करेंगे। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।